और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको हिला कर रख देती। खबर यह है एक नया बवाल, एक ये बवाल और पंजाब में बवाल। कौन है अमृतपाल, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पहली बार शायद आप इसकी तस्वीर देख रहे होंगे। ये जो चश्मा लगाए जो शख्स है यही है अमृतपाल, और चारों तरफ देखिए असलहे और बंदूकधारियों से घिरा हुआ है। देश में पुलिस है, सेना है, सभी को सुरक्षा है, लेकिन किसी को खुद की सुरक्षा भी चाहिए। क्यों? किसी को खुद की बंदूक और असलहे भी चाहिए। क्यों? ये जो अमृतपाल है, अगली तस्वीर दिखाइए, देश के गृह मंत्री को भी धमकी देता है। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले दिनों इसने धमकाया। कौन है अमृतपाल? अमित शाह को भी जो धमकी दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ अमित शाह बल्कि ये देख रहे हैं गुरुद्वारे में घुसकर इसके लोग, इसके समर्थक वहां का फर्नीचर तोड़ देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। कौन है ये अमृतपाल? अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। ये जो हंगामा आप देख रहे हैं, लाठियां चल रही है, पुलिस को पीट रहे हैं, खाकी वर्दी को पीट रहे हैं अमृतपाल के समर्थक, हजारों समर्थक। ये तस्वीरें आज सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर ये कौन अमृतपाल है। ये देखिए जिसके हजारों समर्थकों ने पुलिस पर लाठियां चलाई, पुलिस को मारा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको भयभीत कर देंगी। हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर लोग घुस गए। आखिर कौन है अमृतपाल जिसके पास इतना जनसैलाब, इतना समर्थन है, जो अमित शाह को धमकी देता है, जो अमृतपाल थाने में घुस जाता है समर्थकों के साथ, लाठी डंडे तलवारें और बंदूक के साथ। कौन है ये अमृतपाल? अगली तस्वीर देखिए। ये थाने के अंदर पुलिस वाले बेबस, वो खाकी वर्दी जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बेबस खड़ी है। अमृतपाल के गुंडे ये देखिए डंडे लेकर, तलवारें लेकर, ये खालिस्तान समर्थक थाने के अंदर घुस गए। ये नया बवाल है। रिपोर्ट देखिए जरा। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ। तो ਜਿਹੜਾ गृह मंत्री वो अपना चाह पूरा करके भेजना। कौन है ये अमृतपाल जो देश के गृह मंत्री को खुलेआम धमकी देता है, अमित शाह का इंदिरा गांधी जैसा हाल करने की बात करता है, सड़कों पर खुलेआम हथियारों की नुमाइश करता है, हजारों समर्थकों के साथ थाने में घुस जाता है। अमृतपाल के साथी पुलिस पर तलवारें चलाते हैं। पंजाब में कानून, पुलिस का खौफ और सरकार का इकबाल अमृतपाल के सामने घुटने पर आ जाता है। अमृतपाल थाने में घुसकर पुलिस को ललकारता है, 1 घंटे में उसके साथी को छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना होगा। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। खालिस्तान समर्थक पंजाब में जिस तरह से सर उठा रहे हैं, ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अमृतपाल है कौन। देखिए जरा, ये अमृतपाल है। ये अमृतपाल का जब काफिला निकलता है तो इस तरह ये देख रहे हैं बंदूकधारियों को, निहंग भी है, ये खालिस्तानी समर्थक हैं। ये अमृतपाल का काफिला निकल रहा है, ये अमृतपाल बैठा हुआ ऊपर, ये अमृतपाल के समर्थक थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, उसके बाद आप जानेंगे ये अमृतपाल कौन है। ये देख रहे हैं आप, ये पंजाब की सड़कों पर अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ जब निकलता है, गोलियां लेकर, बंदूकें लेकर। पंजाब सरकार सोई है। आखिर क्या हो रहा है पंजाब में? ये जो तस्वीरें ये देखकर क्यों नहीं जागी पंजाब सरकार? आज किस तरह से देखिए थाने में घुस गया अमृतपाल। सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये अगली तस्वीर है। जरा देखिए कितनी बंदूकें साथियों के साथ लेकर खड़ा है ये अमृतपाल। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिर्फ 10 बंदूकें जो आगे दिखाई दे रही। दर्जनों बंदूकों के साथ एक शख्स पंजाब में खुलेआम घूम रहा है। ये देश के लिए चिंता की बात है। लेकिन आप सोचिए,
एकाएक अमृतपाल कैसे आ गया सीन में? 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या आप जानते थे अमृतपाल को? मैं अब बताता हूं अमृतपाल है कौन। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किले में जब झंडा फहराने पहुंचा था दीप सिद्धू, ये घेरे में देख रहे हैं, दीप सिद्धू का नाम आपने सुना होगा। दीप सिद्धू लाल किले पर पहुंचा था, जिसने झंडा फहराया था। दीप सिद्धू का इसका कनेक्शन क्या? अगली तस्वीर दिखाई जरा। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, ये है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू से अमृतपाल का कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं दीप सिद्धू की कार पर खच्चे उड़ गए गाड़ी के। दीप सिद्धू की हादसे में मौत हुई। अब मैं आपको बताता हूं इस अमृतपाल का उस दीप सिद्धू से क्या कनेक्शन है। चारों तरफ आपको एंटी नेशनल ही नजर आएगा। दीप सिद्धू भी खालिस्तान समर्थक था और ये अमृतपाल देख रहे हैं आप, अमृतपाल इसी तरह से असलहे लेकर गाड़ी पर चलता है। अब दीप सिद्धू का कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। पंजाब में आजादी मांगने वाला नया खालिस्तानी है ये, लगातार भड़काऊ बयानबाजी करता है और पुलिस और सरकार को खुलेआम चुनौती देता है, किसी से नहीं डर रहा है। अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का जत्थेदार है। 2 साल पहले अभिनेता दीप सिद्धू ने यह संगठन बनाया था। तब अमृतपाल सिद्धू सिंह दुबई में रहता था। 2 साल पहले तक यह दुबई रहता था। दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था अपना, और दीप सिद्धू की मौत हो गई। मौत के बाद यह दुबई से भारत आ गया, वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ गया और खालिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलने लगा। बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ने लगा। समर्थक बढ़े तो अमृतपाल बाहुबली जैसा बन गया। खुद को नियम कानून से ऊपर समझता है, कानून को तो जेब में रखता है। ये आपने पंजाब में आज देख लिया। पुलिस ने रोका तो समर्थक पुलिस से भी मारपीट करने लगे। थाने का घेराव और कब्जा इसके लिए आम बात है। देश और तिरंगे को लेकर विवादित टिप्पणी और अपमान भी कर चुका है। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला है ये। अमृतपाल सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की है। यह है अमृतपाल का तारुफ। अब मैं आपको दिखाता हूं इसने किया क्या है। देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आज थाने पर कब्जा कर लिया। ये देखिए थाने का नाम लिखा है। अमृतपाल के सारे समर्थक तलवारें लेकर, बंदूक लेकर, अमृतपाल भी मौजूद है बीच में, और ये पूरे थाने को मैं कहूंगा थाने को बंधक बना लिया। अमृतपाल ने एक राज्य में थाने को बंधक बना लिया है। पुलिस घुटनों पर है थाने के अंदर घुसने के बाद। अगली तस्वीर दिखाई सर। अब ये देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचा। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों के बीच बैठकर कह रहा है मैं 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं आपको, 1 घंटे का टाइम है आपके पास। क्यों गया था? अपने दोस्त को बचाने के लिए। सोचिए, अब कानून की, न्यायपालिका की, पुलिस की जरूरत नहीं है। ये इसका दोस्त है तूफान सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई और इस पुलिस लेकर आई थी गिरफ्तार करके। इसने धमकी दी 1 घंटे में छोड़ दो। तो सोचिए जरा, कौन है ये जिसकी धमकी के आगे पुलिस ने भी सरेंडर कर दिया, पुलिस भी झुक गई है। कौन है ये शख्स? अब सोचिए, पंजाब में बवाल है, मान सरकार पर सवाल है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा पंजाब, हालात बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह थाने में घुस गया। पंजाब पुलिस ने तूफान सिंह को दरअसल गिरफ्तार किया था। सिख युवक को किडनैप करने और मारपीट के आरोप में कार्रवाई हुई थी। अमृतसर के अजनाला पुलिस ने 15 फरवरी को यह कार्रवाई की। अमृतपाल और उसके 30 समर्थक पर केस दर्ज किया गया। केस वापस न लेने पर अमृतपाल ने प्रदर्शन की धमकी दी थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की धमकी को हल्के में लिया। उस दौरान तो अमृतपाल ने थाने पर हमला कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने थाने को कब्जे में ले लिया, बंधक बना लिया थाने को। बैरिकेड तोड़कर समर्थक अजनाला थाने में घुस गए। रोकने पर उन्होंने पुलिस पर बंदूकें और तलवारें चलाई। अमृतपाल समर्थकों ने हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सोचिए, खाकी वर्दी, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी तलवारें लेकर समर्थकों के साथ पुलिस पर हमला करता है। 6 पुलिसकर्मी घायल। थाने के अंदर से भी अमृतपाल ने पुलिस को धमकी दी कि फतेह सिंह को नहीं छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। अमृतपाल की धमकी के सामने पुलिस को झुकना पड़ा। सोचिए, किसी राज्य की पुलिस को झुकना पड़ा। न्यायपालिका और कानून और वकील तो बाद में आएंगे।
कल अमृतपाल के दोस्त साथी समर्थक फतेह सिंह की रिहाई होने जा रही है। पंजाब में पुलिस की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तूफान सिंह की रिहाई होने जा रही है। सूबे के सीएम भगवंत मान इस समय राज्य से बाहर चल रहे हैं। सोचिए, एक राज्य में बवाल चल रहा है, मुख्यमंत्री गायब है, बाहर है, पता ही नहीं। और देखिए जरा, ये पुलिस वाले हैं, पंजाब के पुलिस वाले बिस्तर पर हैं, घायल हैं। 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। ये एक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे 6 पुलिसकर्मी बेड पर है। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है। बीजेपी अब कह रही है नहीं संभल रहा है। भगवंत मान से केजरीवाल के मुख्यमंत्री से राज्य नहीं संभल रहा है। किस तरह पंजाब खालिस्तान के हाथों में जा रहा है। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ नहीं पाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि पंजाब में एक बार माहौल बिगड़े, फिर हम लोगों को मारें, जेलों में बंद करें। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं फिर मैं एक टॉल लीडर बनकर देश में वोट मांगने निकलूं कि देखिए जी, मैंने पंजाब जैसे स्टेट के ऊपर लोगों को मरवाकर आतंकवाद को काबू पाया है मैंने, तो मेरी ये जीत देश के अंदर जाके पेश करूं। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं इसमें भी देश का और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये पंजाब पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है। ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस के होते कुछ ऐसा गलत हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक कि सरकार ना चाहे गलत हो। तो मनिंदर सिंह कह रहे हैं, मनजिंदर सिंह की सरकार चाह रही है कि गलत हो। अब मैं आपको बताता हूं, ये अमृतपाल गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। अब सोचिए इसको किसकी शय है, ये क्यों इतना बेखौफ है। अमृतपाल सिंह ने पिछले दिनों गृह मंत्री को धमकी दी। अमृतपाल ने कहा दबाने से कुछ नहीं दबाया जा सकता। इंदिरा गांधी ने भी दबाने की कोशिश की थी, उनका नतीजा सभी को पता है क्या हुआ इंदिरा गांधी के साथ। अब अमित शाह भी इच्छा पूरी करके देख लें। हम तो हथेली पर सिर रखकर चल रहे हैं, ये इसका कहना है। अमित शाह पिछले दिनों पंजाब के दौरे पर थे तो उन्होंने खालिस्तान पर बयान दिया था। उन्होंने कहा खालिस्तानी समर्थकों पर नजर की बात कही थी अमित शाह ने। खालिस्तान पर नजर की बात पर यह अमृतपाल भड़क गया क्योंकि यह खालिस्तान समर्थक है। 20 फरवरी को पंजाब के मोगा में इसने धमकी दी। पंजाबी गायक सिद्धू की बरसी में पहुंचा था ये उस वक्त। और 1984 में आपको याद है इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, उनकी हत्या हुई। उनके बॉडीगार्ड्स ने, अंगरक्षकों ने ही इंदिरा गांधी को गोली मार दी। तब वो प्रधानमंत्री थी। सिख गार्ड्स ने इंदिरा को 30 गोलियां मारी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर ये नाराज थे। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गृह मंत्री की इसी लिए बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। देख रहे हैं गृह मंत्री जहां जाते हैं उनके साथ बड़ा लाव लश्कर, बड़ी सिक्योरिटी चलती है गृह मंत्री के साथ, क्योंकि ऐसे लोग गृह मंत्री पर धमकी नहीं दे रहे, इनके निशाने पर भी गृह मंत्री। इसलिए गृह मंत्री का पूरा सुरक्षा दस्ता कैसा होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह की सिक्योरिटी कुछ ऐसी होती है। अमित शाह देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास Z कैटेगरी की सुरक्षा है। Z+ सुरक्षा में 58 सुरक्षा कर्मी अमित शाह के साथ 24 घंटे रहते हैं। इसमें से 10 NSG और SPG के कमांडोज होते हैं। पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG के पास होती है, दूसरे घेरे का जिम्मा SPG कमांडोज का होता है और CRPF कमांडो स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल हैं इसमें। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिसकर्मी भी होते हैं। कमांडो के पास काले रंग का एक ब्रीफकेस भी होता है। ये जो कमांडोज खड़े इनके पास एक ब्रीफकेस होता है। इस ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, फौरन आगे उसे खोल देते हैं। ब्रीफकेस खोलते ही ये ढाल बन जाता है और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स ड्राइवर भी मिलते हैं। यह है गृह मंत्री की सुरक्षा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आज जो हंगामा हुआ है, यह हंगामा कुछ याद दिलाता है जिन लोगों ने भी 1984 का दौर देखा है, 1984 देखा है, सुना है, पढ़ा है। ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। किसी राज्य में हजारों समर्थक पुलिस थाने में घुसकर हाईजैक कर लें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब कितने खतरे में है। ये तस्वीरें बता रही हैं। अगली तस्वीर दिखाता हूं।
ये तस्वीरें भिंडरेवाला की याद दिलाती हैं। ये है भिंडरेवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को, उस ऑपरेशन में भिंडरेवाला मारा गया। और भिंडरेवाला क्या था, क्या भिंडरेवाला के नक्शे कदम पर है ये अमृतपाल भी? आइए आपको बताते हैं पंजाब को क्या ये नया भिंडरेवाला मिल रहा है। पंजाब के लोग इसके साथ नहीं है, पंजाब की एक बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। अमृतपाल भिंडरेवाला जैसा वेश बनाए रखता है। देखिए उधर दूसरी तरफ कॉर्नर पे आपको भिंडरेवाला नजर आ रहा है और ये है अमृतपाल। भिंडरेवाला जैसा भड़काऊ बयानबाजी करता है ये। अमृतपाल भिंडरेवाला को अपनी प्रेरणा भी बताता है। भिंडरेवाला के रास्ते पर चलने की कसम भी इसने खा रखी है। 1970 के दशक में पंजाब में भिंडरेवाला का तांडव था। आजाद भारत का सबसे बड़ा बागी था भिंडरेवाला। भिंडरेवाला अलग सिख देश का समर्थक था, यानी भारत को तोड़ने की साजिश थी। अलग सिख राज्य की मांग पर पंजाब में इसने हिंसा की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस पर काबू पाया गया। 1984 में हुए इस ऑपरेशन के बाद बहुत हिंसा हुई। अमृतपाल भी अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है, भिंडरेवाला की तरह मरने मारने की धमकी दे रहा है। इसलिए यह वार्निंग बेल है पंजाब के लिए भी और देश के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क आपको लिए चलते हैं जहां के हालात बहुत संजीदा हो चुके हैं। शाहबाज नहीं, अब पाक पर आतंक राज सवार हो रहा है। कभी भी टेक ओवर हो सकता है तालिबान का पाकिस्तान पर। शहबाज शरीफ के सामने परेशानी यह है कि सेना के भी बुरे दिन आ गए। इनके तो बुरे दिन थे पहले से, लोगों के भी बुरे दिन हैं। कहा जाता था वर्दीधारी ऐश में, लेकिन वर्दीधारी की अगली तस्वीर दिखाइए, इनके भी भूखों मरने की स्थिति है। पहले तो खुद आते नहीं आगे लड़ने के लिए, आतंकियों को भेजते हैं, पीछे रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अब भुखमरी के दिन आ गए, इनके खाने को लाले हो गए। पाकिस्तानी सेना के पास भी अब रोटी नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान की आवाम के बाद अब सेना के जवान भी रोटी के लिए तरस रहे हैं। पाक सेना की भूखों मरने की नौबत आ गई है। जवानों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। खबर है कि पाक सेना अनाज की भारी कमी से जूझ रही है। अब तक आपने पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए मारामारी करते देखा है। कल पाकिस्तानी जवान रोटी के लिए आटे की लूट करते भी नजर आ सकते हैं। सवाल यही है कि पाक सेना के भूखे जवान तालिबानी आतंकियों का सामना कैसे करेंगे। मुल्क के अंदर तहरीके तालिबान ने कहर मचा रखा है, तो सीमा पर अफगान तालिबान कंगालिस्तान को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की सेना बाकायदा चिट्ठी लिख रही है कि खाने को कुछ नहीं बचा है, रोटी दे दो। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना का हाल। और शहबाज शरीफ देखिए स्पीड में जा रहे हैं, कुछ है नहीं उनके पास। पाकिस्तानी सैनिकों ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बताया है कि खाने को नहीं मिल पा रहा है। अब सैनिकों के लिए फूड सप्लाई की भी कमी हो गई है। पाक सेना के अफसरों ने कहा है पहले ही बहुत कटौती कर ली है, अब सैनिकों के लिए खाने के भी लाले पड़ गए। रसद की आपूर्ति नहीं की गई तो हालात और बदतर हो जाएंगे। खाना नहीं मिला तो आर्मी का संचालन भी रुक सकता है। और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा है विशेष बजट की हमें जरूरत है, फौरन बजट दो वरना ये भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने असीम मुनीर से स्थिति पर चर्चा की है। असीम मुनीर ने सेना की मांगों पर को पूरा करने को कहा है, दिलासा दिया है। लेकिन आपको बताऊं पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं एहसान इकबाल, जो इस हालत पर कह रहे हैं चाय कम पियो, चाय भी बाहर से आती है। सुनिए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अब सोचिए जरा ये हाल क्यों बने हैं। ये हाल इसलिए बने हैं पाकिस्तानी सेना के कि पाकिस्तानी सेना के जो अफसर थे
उन्होंने सब लूट मारा। फंड लिया सरकार से, बजट लिया सरकार से और अपनी जेबें भर ली, नीचे तक नहीं पहुंचा। इसलिए देखिए जरा कमाई देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर हैं। ये है जनरल कमर जावेद बाजवा, ऐसी मोटी मोटी गड्डियां कमाई हैं इन्होंने। 6 साल में अरबपति बन गए कमर जावेद बाजवा। और पाकिस्तान को लेकर विदेशों तक, पाकिस्तान से विदेश तक इनकी संपत्ति है। फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में बना लिए इन्होंने। सिर्फ 2016 में बाजवा ने 8 नई प्रॉपर्टी खरीद ली है। बाजवा के पास करीब 12.7 अरब की संपत्ति है। अगला नाम देखिए, आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं ये अख्तर अब्दुर। स्विस खाते में इनके पास 15,000 करोड़ रुपए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख की संपत्ति देख ली। अब देखिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह हैं ये, लंदन में 5,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। मुशर्रफ सरकार में सेकंड इन कमांड थे ये। अगला नाम देखिए, पूर्व सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी, सभी जानते हैं इनको। इस्लामाबाद में 15,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। और पिज्जा चेन पेपा जोन्स में बड़ा निवेश किया। अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा। ये परिवार के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए। अगला नाम है आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी। 1980 के दशक में अफीम का कारोबार करते थे। आईएसआई के जासूसों को भी कारोबार में उसके बाद शामिल कर लिया इन्होंने। ये भी बहुत पहुंचे हुए हैं। दुर्रानी के स्विस खाते में 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। दुर्रानी की कई अघोषित संपत्तियां भी अब तक मिल चुकी हैं। स्विस बैंक में 25 रिटायर्ड पाकिस्तानी अफसरों के खाते हैं। इन अधिकारियों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए जमा है। यह खुलासा क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट से हुआ है। और ये जो सच्चाई है आपको बताऊं, यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जानती है। उनके लुटेरे, उनके बच्चों की रोटी छीन कर खाने वाले या तो वहां के नेता हैं, या तो वहां की खादी है, या वहां की खाकी है। सुनिए। पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की है कि हम आपको इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के वो आला अफसरान जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली। कश्मीर जो है ना फौजियों की शहर है, ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो है ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा। बट जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो है ना सारी हमें टोपियां बनाई जा रही हैं। हम खड़े होकर बात तो कर सकते हैं कि जी के आर्मी ने ये किया, आर्मी इतना खा गई है, आर्मी ने मतलब हमारा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया। इस तरह का सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है सुनने को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस चीज़ को लगा दें कि जी ये सारा कसूर आर्मी का ही है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी क्या करते हैं। सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। पहली बार आप जानेंगे पाकिस्तानी सेना की सच्चाई क्या है। देखिए जरा काम क्या करते हैं ये लोग, कारोबार क्या क्या है इनका, ये आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, ये सीमेंट शॉप आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी सेना का आदमी सीमेंट की दुकान चलाता है। ये देख रहे हैं मीट शॉप, किसी ने मीट की दुकान खोल रखी है। उधर देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है कपड़ों की दुकान। तो ये सब कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी सेना गोली के साथ साथ कारोबार भी चलाती है। दावा यह है कि पाक सेना का 1.5 लाख करोड़ का कारोबार है। सीमेंट खाद से लेकर मीट कारोबार तक में सेना शामिल है। सेना की 50 से ज्यादा कंपनियां कारोबार कर रही हैं इस वक्त, और इस कारोबार में जमकर घोटाला हो रहा है। 1947 से अब तक 72 सैन्य अफसर सस्पेंड हो चुके हैं इनके। इमरान की सत्ता में 6 अधिकारियों की जांच की गई थी, और कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी सेना का ऑडिट हुआ था। जब ऑडिट हुआ तो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ। सैन्य भूमि, ये जमीन भी क्या करते हैं, जमीन बेच डालते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, खुद ही बिल्डर बन जाते हैं। पैसे बनाने के लिए सैन्य अस्पतालों में गलत दवा की खरीदारी करते हैं। दवाओं के घोटाले कर 290 करोड़ रुपए बना चुके हैं।
कमीशन के लिए अयोग्य वेंडर्स को टेंडर जारी कर देते हैं, खेल परिसर बनाएं और उसमें ठेकेदार के साथ भी घोटाला करते हैं। ये वर्दी वाले कम, सियासतदान ज्यादा है। बिजली उत्पादन के लिए गैस खरीद में घोटाला कर देते हैं। पाकिस्तान सेना कैंटीन के लिए गलत तरीके से खरीद करती है और जवानों के खाने में 18 अरब का घोटाला कर दिया। सोचिए, खाने में भी घोटाला कर दिया। 21-22 के ऑडिट के दौरान यह खुलासा हुआ था। यह है पाकिस्तानी सेना। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है, न रोटी है, न आटा है, न पानी है, न दाल है, न रोटी है, न बोटी है, फिर भी हम सुपर पावर हैं। सुनिए। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूं। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, नादिया जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। अब आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है। हालात ये, जब पाकिस्तान की सेना के पास कुछ नहीं बचा तो तालिबान पाकिस्तान में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि सेना लड़ नहीं पा रही है। सेना के पास खाने के लिए नहीं है तो फिर गोली कैसे चलाएं? ना बुलेट बची है, ना गोली बची है, ना बारूद बचा। कैसे रोके पाकिस्तान को घुसने से? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप तस्वीर में दिखा रहा हूं, आईएसआई के चीफ पहुंचे थे अफगानिस्तान पहुंचकर वहां उन्होंने तालिबान से मुलाकात की। तालिबान से कहा हमें बचा लो। तालिबान कह रहा है हम तो आपको नहीं बचाएंगे। देखिए जरा, यह नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की सेना को भी तालिबान से मदद लेनी पड़ रही है और तालिबान ने हाथ झटक लिए। यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर नई है जो तालिबान से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान में तालिबान हर रोज तबाही मचा रहा है। कंगाली में पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान तालिबान से लड़ने की हालत में नहीं है इस वक्त, इसलिए पाकिस्तान तालिबान से फरियाद लेकर पहुंचा। आईएसआई चीफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान गए। तालिबानी सरकार के सामने टीटीपी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपील की कि टीटीपी तबाही मचा रहा है, हमें बचा लीजिए। तालिबानी सरकार ने हर बार की तरह आश्वासन दे दिया है, ठीक है देखेंगे। कहा आपकी समस्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस यात्रा को सकारात्मक मान रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान कह रहा है देखेंगे, आश्वासन दे रहा है हम निपटारा करेंगे। उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान की तालिबान अब गोली नहीं चलाएगा। लेकिन एक्सपर्ट पाकिस्तान की उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तालिबान के लिए कब्जे का यह सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान पर। टीटीपी के आतंकी इस मौके को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। टीटीपी पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान बनाना चाहता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहबाज शरीफ बता रहे हैं देश की असली हालत क्या है। सुनिए। एक मिनी बजट पास किया है और उसमें कोशिश की गई है कि जो नए टैक्स लगाए गए हैं वो बड़ी जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनको लगाए गए हैं। मसलन टोबैको को मजीद टैक्स किया गया है और इस तरह जो लग्जरी जो गुड्स हैं उनको हमने टैक्स किया है ताकि जो आम आदमी जो पहले ही महंगाई के बोझ तले है उसको हम किसी हद तक बचा सकें। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। अब आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान आतंकियों से, जो बाहर के आतंकी उनसे लड़ नहीं पा रहा और जो घर में पाल रखे, ये घर के अंदर के आतंकी हैं। ये इसलिए सूट करते हैं क्योंकि इनको भारत पर के खिलाफ साजिश के लिए पाकिस्तान ने लगा रखा है। ये कौन कौन से आतंकी हैं जो पाकिस्तान के पाले हुए, जो वहीं रह रहे हैं? ये पाकिस्तान के लिए गुड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के साथी हैं और मदद करते हैं। देखिए जरा, ये गुड आतंकवाद कौन कौन है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए,
हाफिज सईद लश्कर तैयबा जमातुद दावा का मुखिया, ये भी पाकिस्तान में। मुंबई में टेरर अटैक, लाल किले पर हमला कराया इसने। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित कर रखा है। अगला नाम दाऊद इब्राहिम भी वही है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट कराया, 257 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में बैठकर हथियार ड्रग्स की तस्करी करता है। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया हुआ है। 2020 में खुद पाकिस्तान ने माना दाऊद कराची में रहता है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन चलाता है। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ का अटैक कराया, सीआरपीएफ पर। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया। जकीउर रहमान लखवी लश्कर तैयबा का संस्थापक सदस्यों में रहा। 2026-11 मुंबई हमलों में जकी का नाम था। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया था। यूएन के मुताबिक लखवी इस्लामाबाद के ओकारा में रहता है। और ये सलाउद्दीन, अभी अभी इनका वेलकम किया गया पाकिस्तान में। आतंकी संगठन हिजबुल का मुखिया है ये, और भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है सैयद सलाउद्दीन। भारत के साथ ही अमेरिका की भी आतंकी लिस्ट में है। पाकिस्तान में खुलेआम घूमते नजर आया है सैयद सलाउद्दीन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें पाकिस्तान को उम्मीद एक शख्स से है कि शायद जिनपिंग बचा ले, शायद जिनपिंग कुछ काम कर दे जिससे पाकिस्तान इस भुखमरी से निकल आए। जिनपिंग ने तो एक और बड़ा वादा किया था। जिनपिंग ने कहा था कि हम सिंगापुर बना देंगे तुम्हारे देश को। अगली तस्वीर दिखाई। ऐसा यह सपना दिखाया था कि सिंगापुर जैसा पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसा नजर आएगा। देख रहे हैं सिंगापुर की तस्वीरें, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। पाकिस्तानियों के ख्वाब में आज भी ये तस्वीरें आती हैं, लेकिन हकीकत की तस्वीर भी देखिए। जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए, हकीकत दिखाइए पाकिस्तान की। ये है सच, उनका असली सिंगापुर ये है। ये हालात है उनके असली सिंगापुर के, जहां आटे के लिए भी लड़ाई हो रही है। तो चाह रहे थे सिंगापुर, और कैसे देखिए भिखारीपुर और भिखारिस्तान बन गए हैं, वो देखिए जरा। और आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंगापुर के अलावा पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान सिंगापुर तो बन नहीं सका, बन क्या गया, ये है पाकिस्तान की असली स्थिति। और सोच रहे थे कि ऐसा दिखेगा पाकिस्तान, और हो गया ठीक उलट। पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना चाहता था चीन, यही सपने दिखाए थे शाहबाज को। चीन ने इसके लिए सीपीईसी भी लॉन्च कर दिया था। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उम्मीद यह थी कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की पूरी किस्मत बदल जाएगी। शाहबाज को लग रहा था वैसे ही सूट में रहेंगे, लेकिन हालत ये हो गई। चीन ने 1970 में सिंगापुर के साथ एक रिश्ते की शुरुआत की थी, 1970 में। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ गया, निवेश बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। 20 सालों में ही सिंगापुर की सूरत बदल गई। सिंगापुर में विदेशी कंपनियों का बड़ा निवेश है, और पाकिस्तान के सिंगापुर न बनने के पीछे कई वजह हैं। सिंगापुर पूरी तरह से शांत देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सिंगापुर में कानून सख्त है, पालन करना जरूरी है। पाक में न कानून है भी तो कमजोर है, पालन करो या ना करो सब चलता है। पिछले साल सिंगापुर में 92 अरब डॉलर का निवेश आया, पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब डॉलर का निवेश आया है। चीनी कंपनियों के लिए सिंगापुर आकर्षण का केंद्र है, और पाक में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती। पता है कौन सा आतंकी किस गली से आएगा बम बांधकर और फट जाएगा, और सारा कारोबार सत्यानाश। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान कैसे सिंगापुर बना है, बच्चे कैसे गोलियां चला रहे हैं, देखिए जरा। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सिंगापुर है, ये बनाना चाहता था पाकिस्तान। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी, बंदूकें चला रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब किया क्या है चीन ने, सिंगापुर तो बनाया नहीं, लेकिन चीन की तैयारी यह जरूर है कि इस्लामाबाद में चीन का झंडा हम फहरा देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद में भी जल्द ही चीन का कब्जा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैं क्यों कह रहा हूं देखिए जरा। वजह यह है कि कंगाल पाकिस्तान को चीन अब और कर्ज देने जा रहा है। पहले ही बहुत कर्ज है, और कर्ज देगा, जैसे श्रीलंका को दिया। चाइना डेवलपमेंट बैंक
$70 करोड़ दे रहा है। जिनपिंग की सरकार ने कर्ज को मंजूरी भी दे दी। पाक के वित्त मंत्री इशाक डार ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान पर पूरे कर्ज का 30% हिस्सा चीनी है, यानी पाकिस्तान जो कर्ज के बोझ तले दबा है, पहले ही 30% हिस्सा चीन का है उस कर्ज का। नए कर्ज के पीछे चीन की बहुत बड़ी चाल है। चाल यह है कि चीन के कर्ज से पाक का आर्थिक संकट टलेगा नहीं। चीन के कर्ज ने ही श्रीलंका को दिवालिया कर दिया, बर्बाद और तबाह कर दिया। श्रीलंका कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया तो चीन ने उनके हम्बन टोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। चीन का कर्ज पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट बना देगा और कर्ज की वापसी ना होने पर चीन डील कर सकता है, पाक के किसी पोर्ट या हिस्से पर कब्जा कर लेगा और जल्द ही चीन में, पाकिस्तान में हो सकता है आपको चीन के झंडे भी नजर आने लगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको सुनवाता हूं। शहबाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि देश के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब सारे नेताओं को सारी 5 स्टार जो फैसिलिटी है उसे छोड़ देना चाहिए। सुनिए। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे, जिस तरह मैं नीलाम किया करता था वहां पर कजाफी स्टेडियम में, आपको याद होगा। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाज़त नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे, यानी 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। तो 5 स्टार होटल में रुकना बैन हो गया। आइए, लेकिन अब देखिए, जब हालात खराब हो, भुखमरी के हालात हो, तो किसी को भी गले लगाना पड़ता है। अब देखिए, अब यहूदी मुल्क इजराइल भी अच्छा लग रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसे तो यहूदियों से नफरत करता होगा, लेकिन जब पैसा चाहिए तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये यहूदियों को भी दोस्त बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। यहूदी परिवार है एक, ये है यहूदी परिवार। यहूदी परिवार अब पाकिस्तान को कर्ज देगा और फटेहाल पाकिस्तान अब यहूदी परिवार से कर्ज लेगा। तो कहना यह चाह रहा हूं, ऐसे इस्लाम की दुहाई देकर यहूदियों को गाली दे लें, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उन्हें गले लगा लें। यह है पाकिस्तान की असली फितरत। देखिए जरा, अब यही यहूदी परिवार पाकिस्तान को बचाएगा। कंगाल पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे रहा है और कई दौर की बातचीत के बाद IMF ने कर्जा भी नहीं दिया। संकट से बचने के लिए पाक ने इजराइल से मदद मांगी और यहूदी रॉथशाइल्ड परिवार से मदद की गुहार लगाई। ये रॉथशाइल्ड कंपनी के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कंपनी के लोगों ने पाक वित्त मंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात की जानकारी पाक वित्त मंत्रालय ने खुद दी है। पाकिस्तान ने 75 साल बाद भी इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। सोचिए, सिर्फ यहूदी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन उधार ले लेंगे। लेकिन अब एक यहूदी परिवार से मदद लेने को मजबूर है। रॉथशाइल्ड परिवार अब तक 30 देशों की मदद कर चुका है। साइप्रस, ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल की मदद की है इसने। आइवरी कोस्ट, कैमरून को आर्थिक संकट से निकाला है इस परिवार ने। परिवार का दावा है कि उनकी कंपनी 200 साल पुरानी है और दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा सलाहकारों की टीम है इनके पास। परिवार की 7वीं पीढ़ी इस बिजनेस को संभाल रही है। तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सबने देख लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले बता दिया था कि ये हाल आने वाले। सुनिए। एक और चादर सारी खोल के पाए ना, एक और चादर सारी खोल के पाए ना। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली।
उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। शिंदे को फंसाने में संजय राउत खुद फंस गए। वैसे तो कहा जा रहा है कि उद्धव की पार्टी को डुबोने में संजय राउत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और विरोधी ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत शिवसेना के राहुल गांधी हैं। संजय राउत चाहते थे शिंदे को फंसाना। अगली तस्वीर दिखाइए। शिंदे के बेटे पर आरोप लगाए। ये शिंदे के एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं। संजय राउत ने फंसाने के आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे उन्हें मरवाना चाहते हैं और उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, सुपारी दी है इसके लिए। आइए, संजय राउत के खिलाफ ठाणे में बाकायदा झूठ बोलने पर केस दर्ज हुआ है। ठाणे के कपूरबाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ है। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर यह एफआईआर हुई है। संजय राउत ने श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन पर आरोप लगाया था। कहा था कि शिंदे के बेटे राउत को जान से मारने के लिए सुपारी दी है उन्होंने। आईपीसी की धारा 211, 153, 500, 501, 504 और 505(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। 211 यानी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना, ये सब संजय राउत पे केस दर्ज हुए। 211 इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना है। इसके अलावा 153 समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना है। इसके अलावा धारा 500 किसी व्यक्ति की मानहानि करना, इसमें 2 साल तक की सजा है संजय राउत को अगर आरोप सिद्ध हुए। धारा 501 मानहानि वाली बात को फैलाना, 501 में 2 साल की सजा संभव है। ये सारी धाराओं में एफआईआर हुई है। धारा 504 जानबूझकर अपमान करना, 504 में 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। 505(2) समुदायों के बीच घृणा फैलाना, इसमें गैर जमानती अपराध है ये। इन सारी धाराओं में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब सुनिए जरा संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं केस दर्ज होने पर। मैं शिकायत करता हूं जी, जांच नहीं हो रही है और जिसके खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूं वही जाकर शिकायत करता है और पुलिस उस शिकायत को महत्व देती है जो गुंडा है। हाँ, जो मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है, ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस और सरकार खड़ी है, तो आप क्या अपेक्षा करोगे? जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आने की हिम्मत दिखाई या फिर मैं दिखाता हूँ। तो अब जब आपके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है तो अरे होने दो ना, हो सकता है गिरफ्तारी फिर से हो। अरे करने दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा ना बार बार, आपातकाल इमरजेंसी तो उसको ही कहते हैं ना। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या जिसमें संजय राउत खुद फंस गए। संजय राउत ने दरअसल आरोप लगाए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा। संजय राउत ने डिप्टी सीएम फडणवीस को भी पत्र भेजा। सांसद श्रीकांत शिंदे पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ठाणे के कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा ठाकुर को सुपारी दी गई, उन्होंने कहा। श्रीकांत शिंदे सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। पत्र में लिखा, राउत ने कहा कि सुरक्षा वापस लेने का जिक्र किया। राउत के पत्र पर फडणवीस ने पलटवार किया। उसके बाद पत्र सुरक्षा पाने के लिए लिखा गया। फडणवीस ने कहा यह पत्र के पीछे मकसद है सनसनी फैलाना। शिंदे गुट के नेताओं ने राउत के पत्र पर सवाल उठाए। संजय राउत सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहा गया। अब संजय राउत खुद मुश्किलों में हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के पीए को आज बुलाया ईडी ने, और अब क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में है, ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने आज उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उन्हें बुलाया पूछताछ के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं केजरीवाल के पीए को, आप देख रहे हैं जो ईडी ऑफिस पहुंचे सवालों के जवाब देने के लिए। इनका नाम है, अगली तस्वीर दिखाइए, जैस्मिन शाह है। जैस्मिन शाह को ईडी ने बुलाया था। क्या कुछ सवाल किए, क्या मामला है, किस मामले में सवाल जवाब हुए, और क्या सवाल यह है कि अब केजरीवाल से भी ईडी पूछताछ करेगी क्या। केजरीवाल के पीए तक ये घोटाले की जांच पहुंच गई है। निजी सचिव है विभव कुमार से ईडी ने पूछताछ की। 100 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल पर सवाल, रिश्वत के सबूत छिपाने के आरोपों पर सवाल किए गए। विभव से सिसोदिया के बारे में भी पूछताछ की गई।
विभव पर सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है और मनीष सिसोदिया से बात कर फोन को तोड़ दिया, यह कहा गया। 170 फोन तोड़ दिए या इस्तेमाल किए गए। ईडी ने विभव कुमार का बयान रिकॉर्ड किया है और शराब घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की गई है। कुछ दिन पहले ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नाम शामिल थे। शराब व्यापारी समीर महेंद्रू इसमें मुख्य आरोपी हैं। महेंद्रू केजरीवाल के बीच वीडियो कॉल का भी जिक्र है। वीडियो कॉल पर ही डील फाइनल का जिक्र है। रिश्वत का गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया, यह भी आरोप है। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जैस्मिन शाह से भी ईडी ने पूछताछ की है। मनीष सिसोदिया से रविवार को पूछताछ होगी इसी मामले में। अब बीजेपी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है, सुनिए। जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पॉलिसी को बदला, किस प्रकार से आपने बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बांटे, किस प्रकार से आपने कार्टेल को किया, किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेके दिए। ये सब तमाम सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे के अंदर होते हुए सलाखों के पीछे होंगे। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को आज ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुला रखा है। ये जरूरी भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए हाई पावर्ड एक कमेटी बनाई जिसमें मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे और गहलोत थे जो उनके मंत्री हैं, जिन्होंने पॉलिसी को बदला, 2% से 12% कमीशन की। जब विजय नायर उनके राइट हैंड सरकारी बंगले में, मिनिस्ट्रियल बंगले में रह रहे थे तो अरविंद केजरीवाल सो नहीं रहे थे। जब एक एक प्लेयर 2.5 हजार करोड़ रुपया लेके जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल सो नहीं रहे थे। इसलिए निजी सहायक के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बुलाना चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़े नेक्सस का जो मुखिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, किस तरह दिल्ली में मेयर चुनाव दंगल का मैदान और महाभारत बना रहा है, यह आपने देखा। एमसीडी अभी भी वहां दंगल चल रहा है। एमसीडी सदन में महादंगल हुआ। तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीर है। दिन में भी, सुबह भी यही हंगामा चलता रहा। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये धक्का मुक्की चल रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये धक्का मुक्की हो रही है। ये सदन में होती रही धक्का मुक्की। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। न सिर्फ धक्का मुक्की, ये देखिए जरा, पोडियम जिस मंच पर खड़े होकर बोलते हैं उसके साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये सब दिल्ली एमसीडी में होता रहा। और एक और तस्वीर सामने, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देखिए, एक दूसरे पर बोतल भी फेंक रहे हैं। ये पार्षद सदन के अंदर एक दूसरे पर बोतल चला रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद देखिए सदन के अंदर ही हनुमान चालीसा शुरू हो गया। अगली तस्वीर चलाइए। और ये देखिए, उसके बाद जो बचे कुचे थे वो सदन में सोते हुए भी नजर आए, सदन में ही सो गए। अब आपको बताता हूं कि आखिर अब दंगल क्यों मचा। इससे पहले आपने देखा होगा दंगल था मेयर के चुनाव को लेकर। मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, उसके बाद हंगामा क्यों मचा था देखिए। और हो सकता है कल भी हंगामा मचे। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कुर्सियां चल रही थी। ये थे सदन के हालात। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई में फिर बवाल हो गया। सदन में स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग होनी थी। वोटिंग के दौरान फोटो खींचने पर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और बीजेपी ने वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया। एमसीडी सदन में मोबाइल पर प्रतिबंध की मांग की कि अंदर कोई मोबाइल नहीं ले जा सकता। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। जो मेयर थी शैली ओबरॉय, उन्होंने मोबाइल की अनुमति दी थी। बीजेपी ने मेयर के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि मोबाइल अंदर कोई लेकर जाएगा नहीं। मेयर पर चुनाव के नियम बदलने का आरोप लगाया। 38 दिन की दिल्ली मेयर चुनी गई है और
मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी का भी चयन होना था। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। शुक्रवार यानी कल अब सुबह 10 बजे फिर चुनाव होगा। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी सबसे ताकतवर होती है। कॉरपोरेशन का कामकाज मैनेजमेंट यही देखती है। दिल्ली निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। कमेटी प्रोजेक्ट्स को फंड की मंजूरी देती है। नीतियों को अंतिम रूप का जिम्मा भी स्टैंडिंग कमेटी का है और स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं, लेकिन वहां कुर्सियां चल रही थी। सुनिए जरा आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या कुछ कह रही। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए। राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का ये चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। कल भी एमसीडी सदन में देखने को मिल सकती है जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। किसानों की बात देख लें आप। बजट 7,140 करोड़ था, खर्च हुआ 3,110 करोड़ रुपया। पशुपालन की बात चल रही थी, मैं कहूं बजट था 2,575 करोड़, खर्च हुआ 1,296। लंबी फेहरिस्त है। मैं बताना चाहता हूं, जब सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेलना चाहती है